नमस्ते दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और न्यूज चैनल्स पे एक्स के ग्रॉक, जो कि एक एआई टूल है, उसके बारे में बहुत बवाल मचा हुआ है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और उनके समर्थकों की इसमें अलग अलग राय है। जब मैंने ऊपर वाले ट्रेंड्स देखे और सुने, तो मैंने सोचा ग्रॉक के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात करूं। विवादास्पद प्रश्नों के बजाय मैंने कुछ कार्रवाई उन्मुख सवाल आंध्र प्रदेश के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, मोदी और कांग्रेस का शासन और भारत और चीन के विकास की तुलना के बारे में पूछे। ये पता चला है कि ग्रॉक एक एआई टूल है और बिल्कुल इंसानों की तरह उपलब्ध आंकड़ों के साथ सटीक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ये वीडियो भारत और चीन के बारे में है। कृपया देखिए और ग्रॉक के तथ्यों के बारे में अपनी राय टिप्पणी कीजिए। ग्रॉक से सवाल: चीन और इंडिया की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली की गुणवत्ता और बेरोजगारी की दर को सूची और तुलना करो। कौन सी शासन बेहतर है? मेरे प्रश्न पर ग्रॉक का उत्तर इस प्रकार है। चाइना और इंडिया के जनसंख्या तुलना में कुछ दिलचस्प बातें पता चलती हैं। जनसंख्या: चाइना लगभग 1.425 बिलियन 2023 के अनुमान के हिसाब से 2022 से नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की वजह से थोड़ी कमी आई है। चाइना की जनसंख्या अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी, जो 2015 में खत्म हुई, की वजह से तेजी से बूढ़ी हो रही है, जिससे 2015 तक निर्भरता अनुपात काफी बढ़ने का अनुमान है। इंडिया लगभग 1.428 बिलियन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनकर 2023 में चाइना से आगे निकल गया। भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसके लगभग 2060 के आसपास छोटी पर पहुंचने की उम्मीद है, जहां युवा जनसांख्यिकीय रूपरेखा है और कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर के करीब है, जो कि 2.1 है। तुलना: अब इंडिया की जनसंख्या चाइना से थोड़ी ज्यादा है और यहां युवा कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, जिसकी मध्य आयु लगभग 28 है, जबकि चाइना की 38 है, जो एक पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रदान करता है, जबकि चाइना की जनसंख्या घट रही है और बूढ़ी हो रही है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं। अगर हम चीन को देखें तो इसका नॉमिनल जीडीपी 2025 तक लगभग 19.54 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से यह लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर है, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा है। चीन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है, जो इसके जीडीपी का लगभग 27 से 30% योगदान देता है, और एक्सपोर्ट्स भी। प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 12,969 से 16,800 डॉलर तक है, जो स्रोत और वर्ष पर निर्भर करता है। अब भारत की बात करें तो इसका नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल जीडीपी 2025 तक लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो इसे विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर रखता है। पीपीपी के हिसाब से यह लगभग 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर है। सेवाएं भारत की अर्थव्यवस्था में हावी होना करते हैं, जीडीपी में 54% का योगदान देते हैं। उसके बाद उद्योग 29% और कृषि 15 से 16%। प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 2,698 से 7,200 डॉलर तक है, जब पीपीपी के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था नाममात्र शर्तों में भारत से लगभग 4.5 गुना बड़ी है और पीपीपी टर्म्स में 2 गुने से भी ज्यादा। चीन विनिर्माण और बुनियादी ढांचा में आगे है, जबकि भारत की विकास, जो 2025 में 6.75% होने का अनुमान है, चीन के 4.6% की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। सेवाएं और एक बढ़ते तकनीकी क्षेत्र द्वारा संचालित। अब आगे बढ़ते हैं जीवन की गुणवत्ता की तुलना की तरफ। चीन में जीवन प्रत्याशा 77.8 साल है और साक्षरता दर 96.74 से 99.83% तक है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2023 तक 0.777 है। शहरीकरण काफी ज्यादा है। 60% से अधिक लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचा की बेहतर सुविधा मिलती है। हालांकि असमानता अभी भी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कुछ सीमित है। भारत में जीवन प्रत्याशा 70.8 साल है और साक्षरता दर 76.32 से 77.7% के बीच है। HDI 2023 तक 0.644 है। भारत का जीवन यापन की लागत चीन से 37 से 56% कम है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच में बहुत अंतर है। शहरी क्षेत्र में रहने का स्तर बेहतर है।
लेकिन ग्रामीण गरीबी और बुनियादी ढांचे की कमी अभी भी काफी ज्यादा है। दोनों की तुलना करने पर जीवन की गुणवत्ता के मैट्रिक्स जैसे जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और एचडीआई में चीन आम तौर पर भारत से बेहतर प्रदर्शन करता है, जो हेल्थ, एजुकेशन और अर्बन डेवलपमेंट में सरकार द्वारा किए गए मजबूत निवेश को दर्शाता है। भारत का कम जीवन यापन की लागत और सांस्कृतिक विविधता फायदे हैं, लेकिन सेवाएं तक पहुंच में असमानताएं ज्यादा हैं। अब बेरोजगारी दर की तुलना पर एक नजर डालते हैं। चीन में आधिकारिक बेरोजगारी दर 2023 तक लगभग 4.7 से 4.8% है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि वास्तविक दर विशेष रूप से युवाओं में अधिक हो सकती है। 2023 में डेटा रिपोर्टिंग बंद होने से पहले 20% से अधिक दर स्थिर है, लेकिन अल्प रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र में चुनौतियों जैसे मुद्दों को छुपाती है। भारत के लिए बेरोजगारी दर 2023 में लगभग 7.7% है, समय समय पर बढ़ोतरी के साथ, जैसे 2022 में 8.5% दर्ज की गई। युवा बेरोजगारी और अल्प रोजगार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में लाखों लोग आधिकारिक आंकड़ों में पूरी तरह से शामिल नहीं हैं। तुलनात्मक रूप से चीन भारत की तुलना में कम आधिकारिक बेरोजगारी दर की रिपोर्ट करता है, लेकिन दोनों देशों को युवा बेरोजगारी और अनौपचारिक रोजगार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत की उच्च दर औपचारिक नौकरियां खोजने के लिए संघर्ष कर रहे बढ़ते कार्यबल को दर्शाती है, जबकि चीन का डेटा वास्तविक श्रम बाजार के दबाव को कम करके आंक सकता है। शासन व्यवस्था। चीन में एक ही पार्टी का राज है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ये सत्तावादी व्यवस्था है। इसमें फैसले जल्दी होते हैं और काम भी जल्दी होता है, जैसे थ्री गॉर्जेस डैम, गरीबी कम करना, 2019 तक अत्यंत गरीबी खत्म और आर्थिक योजना शुरू। लेकिन इसमें राजनीतिक आजादी नहीं है। 2023 के मानव स्वतंत्रता सूचकांक में चीन 255वें नंबर पर है। सबको एक जैसा बनाया जाता है। दूसरी तरफ इंडिया में बहुत सारी पार्टियों वाली संसदीय लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ी। इसमें राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत है। 2030 के मानव स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया 109वें नंबर पर है, लेकिन गठबंधन राजनीति और नौकरशाही की वजह से फैसले लेने में समय लगता है। भ्रष्टाचार और अलग अलग राज्यों में असमानता की वजह से सुशासन मुश्किल होता है। कौन सा बेहतर है, ये प्राथमिकताएं निर्भर करता है। दक्षता और विकास के लिए चीन की प्रणाली आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और गरीबी घटाने में अच्छा है, क्योंकि केंद्रीकृत नियंत्रण है और राजनीतिक बाधाएं कम हैं। स्वतंत्रता और समावेशिता के लिए भारत की लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकार, विविधता और सार्वजनिक भागीदारी का महत्व देती है, लेकिन धीमे सुधार हैं और असमान विकास है। डेटा के हिसाब से चीन जीडीपी, गरीबी में कमी और साक्षरता में आगे है, लेकिन भारत का शासन उन लोगों को अच्छा लगता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अधिनायकवादी कार्य कुशलता से महत्व अधिक देते हैं। दोनों में से कोई भी सर्वत्र बेहतर नहीं है। ये नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच का समझौताकारी समन्वयन है। समरी। जनसंख्या की बात करें तो भारत चीन से थोड़ा आगे है और यहाँ युवा ज्यादा है। आर्थिक रूप से चीन आकार और उत्पादन में भारत से बहुत आगे है, हालांकि भारत की विकास दर ज्यादा है। जीवन स्तर के मामले में चीन स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास सूचकांक में आगे है, लेकिन भारत में रहना सस्ता है। बेरोजगारी की बात करें तो चीन में भारत के मुकाबले आधिकारिक दरें कम हैं, हालांकि दोनों देशों को छिपी हुई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शासन के मामले में दक्षता के लिए चीन पसंद किया जाता है, जबकि आजादी के लिए भारत अंततः व्यक्तिगत पसंद ही तय करती है। अगर आप किसी भी पहलू पर गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो मुझे बताएं। फिर मैंने ग्रोक की तरफ इशारा करके कहा, तुम कमाल हो, लेकिन बेहतर सरकार के बारे में तुम्हारा जवाब बहुत ही डिप्लोमेटिक है। अब चलिए नजर डालते हैं चाइना के शासन पर। चाइना एक एकदलीय सत्तावादी व्यवस्था में चलता है, जिसकी अगुवाई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी करती है। इसकी एक खास ताकत है आर्थिक वितरण। देश का जीडीपी 2000 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 तक 19.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया, मतलब 25 साल में 15 गुना से भी ज्यादा। ये आर्थिक उछाल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं में भी दिखता है, जैसे कि 37,000 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल, जबकि इंडिया में सिर्फ 1300 किलोमीटर है। और औद्योगिक उत्पादन के मामले में ये दुनिया की कारखाना बन गई है। एक और खास ताकत है गरीबी कम करना।
विश्व बैंक के हिसाब से 1978 से चाइना ने 800 मिलियन लोगों को दर्दनाक गरीबी से बाहर निकाला है और कहास कार्यक्रमों के जरिए 2019 तक अत्यधिक गरीबी को खत्म करने का ऐलान किया है। चाइना स्थिरता पर भी फख्र करता है। 1949 के बाद से कोई बड़ा आंतरिक संघर्ष या शासन परिवर्तन नहीं हुआ है और सरकार ने लॉकडाउन के जरिए कोविड-19 पर नियंत्रण जैसे त्वरित नीति क्रियान्वयन दिखाए हैं, लेकिन कमजोरियां भी हैं। आजादी एक बड़ी चिंता का विषय है। पॉलिटिकल डिसेंट को अक्सर कुचल दिया जाता है, जैसा कि 1979 में तियाननमेन में देखा गया और 2019 और 2020 के बीच हांगकांग में। ग्रेट फायरवॉल के जरिए इंटरनेट सेंसरशिप और सामाजिक रण प्रणाली के जरिए निगरानी व्यक्तिगत स्वायत्तता को बहुत कम कर देते हैं। असमानता एक और मुद्दा है। गिनी गुणांक 2023 तक लगभग 0.47 है, जो कि एक साम्यवादी राज्य के लिए काफी ज्यादा है। ग्रामीण शहरी संपदा अंतर अभी भी बना हुआ है। आखिर में अनुकूलन क्षमता एक चुनौती हो सकती है। ऊपर से नीचे तक कठोर नियंत्रण से बड़ी गलतियां होने का खतरा रहता है, जैसे कि लंबी जीरो कोविड पॉलिसी और 24 में आर्थिक मंदी। अब चलिए भारत के शासन पर फिर से विचार करते हैं। इंडिया एक बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र के तहत काम करता है। भारत की एक ताकत इसका लचीलापन है। देश 1.4 अरब लोगों की आबादी को संभालता है, जिसमें बहुत सारी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां शामिल हैं और युगोस्लाविया की तरह टुकड़े टुकड़े नहीं होता। इसने 1947 से एक स्थिर लोकतंत्र बनाए रखा है। आजादी एक और मजबूत पहलू है। भारत में एक मजबूत प्रेस, न्यायपालिका और चुनाव प्रणाली है, जिससे नागरिक अपने नेताओं की आलोचना कर सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए बीजेपी ने 24 के चुनावों में अपना बहुमत खो दिया, जिसके कारण गठबंधन सरकार बनी। भारत की विकेंद्रीकृत प्रणाली में नवाचार फलता फूलता है। यह माहौल बेंगलुरु जैसे टेक हब और आधार बायोमेट्रिक आईडी जैसे जमीनी स्तर के समाधानों को बढ़ावा देता है, जिसने कल्याणकारी वितरण को सुव्यवस्थित किया है। हालांकि भारत को कार्यकुशलता में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चीन की तुलना में इसका विकास धीमा रहा है। जीडीपी 2000 में 0.47 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 25 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया, लगभग 9 गुना वृद्धि। बुनियादी ढांचे का विकास पीछे है। चीन की 90% पक्की सड़कों की तुलना में 70% सड़कें कच्ची हैं। गरीबी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। विश्व बैंक के अनुसार 23 तक 11 से 12% आबादी अभी भी अत्यधिक गरीबी में रहती है, जो लोकतांत्रिक इरादों के बावजूद चीन की उपलब्धियों की तुलना में धीमी प्रगति को दर्शाता है। भ्रष्टाचार एक और बड़ी कमजोरी है। 23 में भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93वें स्थान पर है, जबकि चीन 76वें स्थान पर है। लाल फीताशाही और राजनीतिक गतिरोध अक्सर आवश्यक सुधारों में देरी करते हैं। अगर बेहतर का मतलब रिजल्ट्स है तो चाइना जीत गया, बिल्कुल सीधा सीधा। उसकी सरकार असली रिजल्ट्स देती है। ज्यादा जीडीपी प्रति व्यक्ति, लगभग 100% साक्षरता, लंबी उम्र और गरीबी का खात्मा। सीसीपी की ताकत है कि वो संसाधन इकट्ठा कर सकती है और नीति लागू कर सकती है किसी भी अव्यवस्था में, जैसे गरम चाकू से मक्खन काटना। इंडिया का प्रजातंत्र अच्छा तो है, लेकिन गठबंधन की बहसबाजी और स्थानीय प्रतिरोध में अक्सर अटक जाता है, जैसे हाईवे के लिए जमीन लेने में देरी। अगर बेहतर का मतलब प्रोसेस है तो इंडिया जीतता है। इसका सिस्टम विविधता और असहमति में झुकता है, पर टूटता नहीं। लोगों की आवाज सुनी जाती है, चाइना में नहीं। इंडिया की सरकार रफ्तार से ज्यादा वैधता को महत्व देती है, जो निराशाजनक हो सकता है, पर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। जैसे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद 2021 में न्यायालय ने कृषि बिल रद्द कर दिए। सिर्फ दक्षता का परीक्षण, चाइना ने अपना हाई स्पीड रेल नेटवर्क 15 साल में बनाया। इंडिया की पहली लाइन मुंबई अहमदाबाद 10 साल की योजना के बाद भी अभी सालों दूर है। चाइना के 3 गॉर्जेस बांध ने 13 लाख लोगों को बेघर कर दिया। बिना किसी विरोध प्रदर्शन के इंडिया के नर्मदा बांध को दशकों तक कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा और वो अभी भी पूरी तरह से अनुकूलित नहीं है। मेरा मानना है, अगर नतीजों से देखें तो चीन का शासन बेहतर है। आर्थिक ताकत, सामाजिक स्थिरता और 1.4 अरब लोगों की जरूरतें पूरी करना। ये मशीन काम के लिए बनी है, भावनाओं के लिए नहीं।
अगर आप ऐसी व्यवस्था को महत्व देते हैं जहां लोग सांस ले सकें, लड़ सकें और उसे बदल सकें, चाहे कितनी भी गड़बड़ी हो, तो भारत का सिस्टम बेहतर है। सिर्फ काम करने के मामले में मैं चीन को चुनूंगा, लेकिन भारत की इस गड़बड़ी में एक इंसानी पहलू है जो आंकड़ों में नहीं दिखता। अपना जहर खुद चुने, नियंत्रण या आजादी। कैसा लगा? थोड़ा कम कूटनीतिक? हाँ, बहुत बढ़िया एनालिसिस। शुक्रिया ग्रॉक जी। बिल्कुल खुशी हुई कि मैं आपके लिए इसे और शार्प कर पाया। कुछ और जिसमें आप डिग इनटू करना चाहेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। इस बारे में अपनी टिप्पणियां जरूर दें।